हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को कई अहम मामलों पर असफल बताया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर कोरोना में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ रणनीति के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कई बार सुझाव दिए, लेकिन सरकार ने सुझावों को दरकिनार कर अपनी मनमानी की। साथ ही महंगाई के मुद्दे पर सरकार का घेराव करते हुए सैलजा ने कहा कि सरकार तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते महंगाई को लेकर कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हरियाणा में जो स्थिति आज के दिन है वो सबके सामने, सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। पहली बार हमने देखा है इतिहास में कि जिन लोगों को हरियाणा की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, सत्ता पक्ष के लोग लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहे। पेट्रोल डीजल की कीमत जितनी बढ़ती चली जा रही है हर रोज, ऐसा क्या कभी हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो शायद $75 प्रति बैरल की कीमत, और हमारे यहां देख लीजिए 100 पार होता चला जा रहा है। तभी भी बता रहे हैं, आपने पिछली बार सुना नहीं जब लोग चेतावनी दे रहे थे, एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे कि सेकेंड वेव आ सकती है, आएगी, दुनिया भर में आई, लेकिन आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसका इतना बड़ा नुकसान हमारे लोगों ने उठाया। हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, हिसार की बात कर लीजिए, कितने लोगों की जान गई और कितनी उधर मंगलवार को इनेलो नेता अभय चौटाला फतेहाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने INLD कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। वहीं इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मीटिंग में किसी कार्यकर्ता के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। यहां तक कि भीड़भाड़ वाले हॉल में जरा सी भी 2 गज की दूरी नहीं दिखी। तो किस तरह से यहां पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ना 2 गज की दूरी है, ना मास्क है, और लगातार जिस तरह से मामले कम हुए हैं उसके बाद इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना के नियमों की अनदेखी करते हुए देखे जा सकते हैं। प्रदेश भर के काफी खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां सोनीपत में मुख्यमंत्री की शुभकामना का संदेश लेकर OSD गजेंद्र फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पुनिया के घर पहुंचे। गजेंद्र फोगाट ने बजरंग पुनिया के पिता और परिजनों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री का बधाई संदेश सौंपा। जानकारी के मुताबिक बजरंग पुनिया हाल ही में खेलते हुए रूसी पहलवान अब्दुल मजीद से चोटिल हो गए थे, जहां बजरंग पुनिया के घुटने में हल्की मांसपेशियों में चोट आई थी और जिससे जल्दी उबरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया को 10 दिन तक आराम करने की सलाह दी गई है। इसके बाद बजरंग पुनिया फिर से अपनी ओलंपिक की तैयारियों के लिए जुट जाएंगे। वहीं गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न केवल बजरंग पुनिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भेजी है, बल्कि ओलंपिक मेडल के लिए भी अपना शुभ आशीष प्रेषित किया है। आज सोनीपत पहुंचे हैं बजरंग जी के घर पे। बजरंग पुनिया जो इस टाइम पूरे भारत की ओलंपिक में रेसलिंग की प्रतिस्पर्धा में बहुत तगड़ी आस है पदक की, उन्हें घर हम आज पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज लगभग 30 खिलाड़ी
पूरे भारत के दल का हिस्सा बन रहे हैं हरियाणा के, तो माननीय सीएम साहब ने आदेश किया था कि सब ओलंपियंस के घर जाना है और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करना है, मेरा संदेश देना है, मेरे शुभाशीष उन्हें प्रेषित करने हैं। इसके साथ साथ जो 5 लाख रुपए की राशि प्रिपरेटरी अमाउंट के रूप में माननीय सीएम साहब ने उनके खातों में डलवाई है, उसका भी कंफर्मेशन लेना है। साथ के साथ एक शुभकामना संदेश जो माननीय खेल मंत्री संदीप सिंह जी और माननीय सीएम साहब के द्वारा जो भेजा गया था, उसे भी हैंड ओवर करना था उनके परिजनों को। तो ये सारे काम करने के लिए आज सोनीपत में बजरंग पूनिया के घर गए। उनके पिताजी, उनके भांजे, उनके भाई, उनके अन्य परिजनों से मिले, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया बात यह लगी कि बजरंग जी के स्वास्थ्य की जो चिंता सबको थी, उसमें नया अमेंडमेंट ये है कि वो जल्द ही स्वस्थ होके मैट पे आएंगे। चोट कोई खास गहरी नहीं है, मांसपेशियों में हल्का खिंचाव है। 10 दिन का फिजियोथेरेपिस्ट ने रेस्ट बताया, उसके पश्चात वो ओलंपिक मेडल। उधर फरीदाबाद में डेल्टा वेरिएंट का पहला केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव के लिए सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि डेल्टा प्लस से बचाव के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डेल्टा प्लस से बचाव के लिए लोगों से ज्यादा सैंपलिंग करवाने की अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बुधराम ने कहा कि सरकार ने वैक्सीन लगाने की सुविधा में भी सरलीकरण कर दिया है और बिना बुकिंग वाले लोग भी अब आसानी से वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिससे डेल्टा प्लस वेरिएंट से लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। 15 दिन के बाद 12 और 27 तारीख को जितने भी सैंपल लिए जाते हैं उनमें से जो पॉजिटिव आते हैं उनमें ये पता करने के लिए कि कौन सा वेरिएंट इस इलाके में प्रिवेलेंट है, उसके सैंपल रोहतक जो जीनोमिक लैब है उसके अंदर भेजे जाते हैं। तो अभी तक सिरसा जिले में कोई भी डेल्टा वेरिएंट नहीं आया है। लोगों से ये अपील है कि जो भी ये कोरोना का वायरस है, इसके अलग अलग वेरिएंट बन रहे हैं, इनसे बचाव के लिए आप अपनी जैसे सिम्टम आते हैं रूटीन में अपनी सैंपलिंग कराते रहें, ताकि तुरंत हमें पता चल सके कि अगर ये वेरिएंट प्रेवलेंट हो तो अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग कर सकें, हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तैयारियां कर सकें। उधर सोनीपत में बर्खास्त पीटीआई टीचर अपनी नौकरी बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा संघर्ष समिति के प्रधान ने बताया कि पिछले कई दिनों से मिनी सचिवालय के सामने मांगों को लेकर धरना भी दे रहे हैं और सरकार को कई बार लिखित ज्ञापन भी दे चुके हैं। पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त से वापस नौकरी पर लाया जाए। वहीं पीटीआई टीचर्स ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बड़ौदा उपचुनाव के दौरान आश्वासन दिया था कि पीटीआई टीचर्स की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। हम 1983 पीटीआई बर्खास्त कर दिए गए थे 1 जून को पिछले साल 2020 को, लेकिन सीएम साहब ने हमारे को दोबारा लगाने का वादा किया था। आज तक वो वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए हम अपने धरने जारी रखे हुए हैं और ये मांग करते हैं कि अपना जो वादा किया हुआ वो पूरा करे और हमें दोबारा नौकरी पर बहाल करे। खामी थी तो सिलेक्शन कमीशन में थी और जो है ना इस सरकार में ये डिसीजन आया था, सरकार ने भी हमें टर्मिनेट कर दिया उसको कोर्ट का बहाना लेकर के। और विरोधी का जब इलेक्शन था तो सीएम साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई मैं आपके चूल्हे नहीं बुझने दूंगा। और सभी शिक्षक तकरीबन 45 से ऊपर के एज के शिक्षक हो चुके हैं। अब ये कहाँ जाए? हमारा तो यही है कि मांग है कि भाई हमारे परिवारों की तरफ देखते हुए और क्वालिफिकेशन की और हमारे 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए हमारे। इधर नागल चौधरी में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिजली विभाग के प्रबंधक
निदेशक, कार्यकारी अभियंता और एक एसडीओ को 1-1 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इन लोगों को आयोग के आदेशों की पालना नहीं करने पर यह सजा सुनाई गई है। आयोग के चेयरमैन मंजीत सिंह नरवाल ने बताया कि निगम अधिकारियों के व्यवहार की वजह से एक गरीब किसान को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ता किसान ने बताया कि आयोग के आदेश की निगम के अधिकारियों ने पालना नहीं की और अपने एक फैसले में फोरम ने आदेश दिए कि बिजली निगम के अधिकारियों ने आयोग के 1 अक्टूबर 2019 और राज्य उपभोक्ता आयोग के 10 दिसंबर 2019 के फैसले की पालना नहीं की थी। इसी वजह से तीनों अधिकारियों को सजा सुनाई गई है। और हम 2014 से कार्यरत हैं इस काम के लिए विभाग के पास, लेकिन हमें आज तक कोई सफलता नहीं मिली थी सर। लास्ट में परेशान होके और दादाजी बुजुर्ग आदमी है, उनको कोर्ट कचहरी ले जाना लाना, बिजली विभाग में लाना ले जाना, और इसके दौरान हमने सर 1-1.5 किला जमीन भी बेच दी है। इस चक्कर में हमने कनेक्शन के चक्कर में, हमारा जायज काम था। विभाग ने हमारे से 3 लाख रुपए की समथिंग भरवा ली, लेकिन अभी तक हमारे कनेक्शन के लिए कोई वो प्रावधान नहीं किया, और जब भी हम जाते हैं हमें निराशा का सामना देखना पड़ता है विभाग से। तो इसलिए हमने परेशान होके और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सर। कोर्ट में हम 2019 में जीत गए थे, कंज्यूमर कोर्ट से हमारा फैसला हो चुका था, लेकिन उसके बाद में भी अधिकारियों ने हमें कोई रास्ता नहीं दिया इसके लिए, कनेक्शन के लिए। तो इसलिए हमें दोबारा से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज हमें ये सफलता हासिल हुई। प्रदेश सरकार ने लोगों के दफ्तर से संबंधित काम जल्दी करवाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था। सरकार की ये योजना कई विभागों में कारगर भी साबित हो रही है, लेकिन खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग अपने उपभोक्ताओं को दी जाने वाले ऑनलाइन सुविधा को लेकर सजग नहीं है। इस विभाग से संबंधित राशन कार्ड अपडेट करने की साइट पिछले 4 महीने से बंद पड़ी है। ऐसे में ना तो नया राशन कार्ड बन रहा है और ना ही अपडेट का कोई काम हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वो पिछले कई महीनों से अपने राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार साइट न चलने का हवाला दिया जा रहा है। वहीं इस बारे में सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग रादौर के निरीक्षक रोशनलाल सैनी ने बताया कि साइट 26 फरवरी से बंद है। इसके लिए विभाग के पास पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन साइट आज तक नहीं चल पाई है। राशन कार्ड के बारे में बहुत दिक्कत आ रही है, ना वो अपडेट हो रहा है, ना उनमें कोई नाम जुड़ रहा है जी, ना कट रहा है। जो ऑनलाइन वाली जो राशन कार्ड साइट है जी, तो हमारी इच्छा है कि वो चलनी चाहिए, जिससे हमारी दिक्कत परेशानियां जो हैं हम दूर कर सकें। तो इस मामले में हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं जी। ऐसा जी साइट तो ये 26 फरवरी को बंद हुई थी जी। मौके तौर पर कुछ ये पता लगा था कि ये जो फैमिली आईडी और इसको जो राशन कार्ड है इसको आपस में लिंक करेंगे, तो 26 फरवरी को साइट बंद होने के बाद आज तक साइट बंद है जी। उस 26 फरवरी के बाद साइट नहीं चली बिल्कुल भी, ना नाम काट सकते हैं, ना चढ़ा सकते हैं, ना ही नया राशन कार्ड बना सकते हैं। पब्लिक आती है दफ्तर में, चक्कर लगाते हैं लोग, गुस्सा भी होते हैं, बोलते हैं, समझाना भी बड़ा मुश्किल हो गया जी, क्योंकि लंबा टाइम निकल गया। इसीलिए लोगों को फिर भी समझाते हैं कोई बात नहीं, साइट खुलने दो, आपका काम करें। उधर अंबाला के हिसार रोड पर पड़ने वाले मटेडी सेखों के दुकानदार बिजली के बढ़े हुए बिल से काफी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि इस महीने बिजली के बिल पहले से 5 से 10 गुना तक बढ़े हुए आए हुए हैं, जिसको लेकर बिजली दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में पहले ही दुकानदारों की आर्थिक रूप से कमर टूटी पड़ी है और ऊपर से इस बिजली के बढ़े हुए बिल ने और परेशानियां बढ़ा दी है। इस बारे में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं किसानों ने कहा, गर्मी बढ़ने और धान का सीजन शुरू होने से अंबाला में अब बिजली खपत पहले से काफी बढ़ चुकी है। 15 दिन पहले हर रोज लगभग 68 लाख यूनिट खर्च हो रही थी, वहीं अब बिजली खपत 95 लाख प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है, जिससे भी बिजली के बिल बढ़े हैं।
बहादुरगढ़ के छोटू राम नगर में लोगों की बिजली की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बिजली से परेशान लोगों ने बिजली दफ्तर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसडीओ को मांग पत्र सौंपा। लोगों ने अधिकारियों से छोटू राम नगर के लिए बिजली का अलग फीडर करने की मांग की, साथ ही ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने की भी मांग की। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ ने लोगों की मांगे उन्होंने सुनी और पूरा करने का आश्वासन भी दिया। हमने लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी छोटू राम नगर में, जो कि 2-3 दिन तक लाइट नहीं आती थी। उसकी परेशानी के कारण हम सब यहाँ एसडीओ साहब और जेई साहब से मिले और एसडीओ हुड्डा साहब ने और जेई साहब जगमोहन जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हमारा कार्य करेंगे। और हमने ये कहा कि 2-3 ट्रांसफार्मरों की सख्त आवश्यकता है और 30-40 पोलों की। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमें ये आश्वासन देकर के काम करने के लिए कहा और जेई साहब ने अभी से ये 2 ट्रांसफार्मर तो 100 केवी के थे, वे 200 केवी में बदल दिए। कर्मचारियों का पीएफ जमा न करवाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब सभी मुख्य नियोक्ताओं के लिए अपने अधीन काम करने वाले ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए मुख्य नियोक्ता ऑनलाइन तरीके से भी अपने अधीन जो ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यही नहीं, अगर कोई मुख्य नियोक्ता अपने अंडर में काम करने वाले ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संबंधित ठेकेदारों की जांच में पाता है कि उसने अपने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करवाया है, तो इसकी भरपाई मुख्य नियोक्ता से करवाई जाएगी। उधर कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान लगे नाके पर गाड़ी रोकने की बजाय पुलिसकर्मी को ही बोनट पर बिठाकर कई मीटर तक घसीटता ले गया। पुलिस ने नाके पर दूर से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया, तो चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड और तेज कर दी और नाके पर खड़े हेड कांस्टेबल संजीव कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सड़क के बीच आकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। ये कल शाम को हमारा बीआर चौक पर नाका लगा हुआ था, तो ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हमारे साथी जो कर्मचारी ट्रैफिक ड्यूटी पे खड़े थे, उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी आई और उसको रोकने का इशारा किया। जैसे ही उन्होंने इशारा किया तो बोलेरो में जो गाड़ी के चालक था उसके साथ 2 अन्य सवारी और बैठी थी, तो चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और जो हमारा ट्रैफिक का जो कर्मचारी था उसने उसको आगे रोकने का जैसे इशारा किया तो उसने नहीं रोकी, तो उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की उसने ड्राइवर ने, तो हमारे बड़ी सावधानी से उसने चौकसी में एकदम बोनट के ऊपर छलांग लगा दी। उधर फतेहाबाद के आयलकी गांव के पास से पुलिस ने 3 युवकों को काबू किया है, जिनसे 4 देसी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि उन्होंने सूचना मिली थी कि गांव की अनाज मंडी में कुछ युवक अवैध हथियार लिए बैठे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छापेमारी की और आरोपियों को पकड़कर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड ली गई है। हमारी सीआईए टीम के द्वारा कल 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जा से कुल 4 देसी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक लड़का लखनपाल है और एक रमनदीप है और एक बदलाल है। तो कहाँ के रहने वाले सर? ये एक रतिया का रहने वाला है, लखनपाल यालकी का है। इनको यालकी से ही गिरफ्तार किया गया है और इनके ओरिजिन ट्रेस के लिए लखनपाल का रिमांड लिया जाए पुलिस के द्वारा और इनको शीघ्र ही इसमें ओरिजिन ट्रेस। उधर सिरसा शहर की जेजे कॉलोनी में सोमवार देर रात जमकर हंगामा हुआ।
कॉलोनी में दो गुट में किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि पत्थरबाजी हो गई, यहां तक कि एक दूसरे पर पेट्रोल भी फेंका गया। इसी बात को लेकर वहां के लोगों ने बताया कि पेट्रोल फेंकने से घरों में आग लग गई। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी की पत्थरबाजी से शीशे टूट गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हमारा तो कोई झगड़ा नहीं था, पहले से झगड़ा हुआ था। क्या नाम, हमारे को क्या पता क्या झगड़ा और चल रहा है, क्या झगड़ा नहीं चल रहा। हमारे घर पे आग लगा के हमारे 4-5 घर का बहुत ही बुरा हाल कर दिया, बहुत ही ज्यादा। हमारे तरफ पुलिस वाले रात को पत्थर चलाए थे, लेकिन पुलिस वाले हमारे पूरा साथ दिया था। रात को बहुत ही तगड़ी चल रही थी आग फायर, बोतलों में पेट्रोल डाल के फेंक रहे थे। हम सर जी, हम तो ये करने चाहते हैं भाई, हमारा क्या झगड़ा है बीच में, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। उन पे कार्रवाई करो पूरी। हमारे पास फायर कॉल आई और हम जय कॉलोनी में गए तो आगे से दंगा फसाद हो रहा था। आगे पत्थर और ईंटे से हमारे एक तो फ्रंट शीशा तोड़ दिया, साइड शीशा खिड़की का। उधर गोहाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। गोहाना मेडिकल विभाग की ओर से लगातार पिछले एक सप्ताह से अलग अलग कॉलोनियों में 2 से 3 वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को हर रोज वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि दूसरी डोज लगवाने पर ही वैक्सीनेशन का पूरा फायदा मिलेगा। गोहाना नागरिक अस्पताल के डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने बताया कि गोहाना में लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोवैक्सीन को लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा नागरिक अस्पताल में भी लोग वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लोगों को दी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। पुरानी सब्जी मंडी शिवाला मस्तनाथ जो सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ पे 275 बेनिफिशरीज को वैक्सीन लगाई। और कल ही पावर ट्रैक एजेंसी सोनीपत रोड है, वहाँ पे 180 बेनिफिशरीज को कवर किया है। और आज हमारा कैंप जो है विष्णुनगर में है, जहाँ की कोविशील्ड की 18+ फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लगाई जा रही है। हमारा यहाँ का आंकड़ा आज का भी 300 है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते से जो है हमारे जो 500+ हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं डेली आउटरीच कैंप मिला के। और